जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इन क्लासेस को इतना प्यार दे रहे हो। आप लोग क्योंकि क्लास जब देखते हो तो हमें पता चल जाता है कि वॉच टाइम कौन सी क्लास पे कितना आ रहा है, तो आप लोग लगभग ठीक ठाक वॉच टाइम इस पे आ रहा है, यानी क्लासेस आप पूरी देख रहे हो, है ना। बाकी जो न्यू व्यूअर्स है मैं उनको बता दूं कि भाई जो टॉप 60 वाली जो क्लासेस करा रहा हूँ इनको कर लो, मैं कहूँगा। और मैं कह रहा हूँ कि जब पेपर होगा और उस दिन शाम को मैं आके आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये यूट्यूब की क्लासेस थी, यूट्यूब पे टॉप 60 टॉपिक पढ़ाए थे और यहाँ से देख लो इतने क्वेश्चन आए हुए ना। अब मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के अलग अलग मैसेज आ रहे हैं, तो मैं पहले आपके मैसेजों का जवाब दे देता हूँ, आपके कमेंट्स का जवाब दे देता हूँ। आप लोग जो भी आपका क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो, मैं आपके सबके जवाब दूंगा, है ना। देखो, एक मैसेज मेरे पास आया कि सर हर बार कहीं ना कहीं 2 नंबर 3 नंबर यानी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से नेट रुक रहा है ना। पीएचडी तो हमारा हो रहा है, नेट हमारा रुक रहा है। सर इसमें थोड़ा सा आप बताइए ना। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं यार, इसका एक रामबाण इलाज ये कि आप खुद सोचना, जो मैं आपको चीजें यहां पर बता रहा हूं। आपको पता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, हिंदी वालों बच्चों का पेपर फर्स्ट इतना अच्छा नहीं होता है ना। ये आप देख लो। अगर आप लोगों ने ठीक ठाक पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा है, बिल्कुल इसको 1 साल नहीं दिया है प्रॉपर तरीके से, 1-2 अटेम्प्ट में प्रॉपर अच्छे से नहीं पढ़ा है, यानी इसको 5-6 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, तो ये मान के चलो हिंदी वालों का पेपर फर्स्ट इतना अच्छा नहीं होता है। हिंदी वालों के पास सबसे अच्छी पकड़ होती है पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड में आपको पता है 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन हमारे सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट से आते हैं ना। और बाकी के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो गद्यांश पद्यांश वाला होता है। तो ये गद्यांश पद्यांश वाला तो आपको पता है कि ये तो हमें 10 में से 10 लगभग 9 तो कर ही देंगे, सही 10 नहीं होंगे तो 9 तो हम कर ही देंगे। तो यहाँ तो आपका पूरा का पूरा रेशियो होगा, है ना। ये 10 क्वेश्चन तो आप ये मान के चलो कि 10 में से 10 ही सही कर रहे हो, कोशिश करना 10 ही सही हो जाए ना। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा दे देना चाहे। फिर बचते हैं हमारे 90 क्वेश्चन। इन 90 क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे भाई कि ये 90 क्वेश्चन का क्या सीन रहने वाला है सर पेपर सेकंड में, हिंदी वाले में। इस 90 क्वेश्चन में से आपको भी पता है कि यूनिट 5 से लगाकर यूनिट 10 तक मेरे भाई, अगर आप लोग चाहो तो इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आप लोगों को जो यूनिट 5 से लगाकर यूनिट 10 तक के आएंगे ना, 50 क्वेश्चन। और इन 50 क्वेश्चन में आप प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर सकते हो ना, पूरे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हो, है ना। ये चीजें आप यहां पर कर सकते हो। अब मेरे भाई ये चीजें जब आप करते हो तो इसमें होता क्या है कि ये चीजें होने पे आप लोग, मैं एक चीज बता दूं, यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक ज्यादा कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाना, वहां सीधा सीधा है कि यार रचनाकार के जन्म वर्ष के आधार पर याद कर लो, उन रचनाकारों को, उनकी रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर देख लो, वो रचना कौन सी पत्रिका में, कौन से, अगर कहानी है तो कहानी संग्रह, नाटक है तो कौन से पत्रिका में या कौन से संग्रह में संकलित है वो देख लो, उसमें अगर और कौन सी संग्रह है तो वो भी देख लो, है ना। ये चीजें हमें यहाँ पर चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई एक चीज और आती है यहां पर कि इसमें से कुछ पंक्तियों से क्वेश्चन आएंगे, उद्धरण, तो कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं और एक पात्र से आएगा, यानी ये 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन यूनिट 5 से लगाकर यूनिट 10 तक बनेंगे ना। कौन कौन से, एक तो रचनाकार का जन्म वर्ष, एक रचनाओं का प्रकाशन वर्ष या वो कौन से उसमें संकलित है, निबंध है तो कौन से निबंध संग्रह में संकलित है, कहानी है तो कौन से कहानी संग्रह में संकलित है, नाटक है तो कहां पर क्या है, नाटक का अगर नाटक आ रहा है तो वो कितने अंकों में विभाजित है, अंकों के नाम क्या है, ये सारी चीजें यहां पर देख लो, है ना। तो ये सब चीजें यहां पर ए टू जेड चीजें देख लो धीरे धीरे। एक पात्रों से क्वेश्चन, तो आप यूनिट 5 से लगा यूनिट 10 तक को पहले ऑब्जर्व करो, इसके पीवाईक्यूज लगाओ और आपको एक चीज पता चलेगी कि यार ये 6 टाइप के पैटर्न, मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम 6 टाइप का, 6 से 7वां पैटर्न यूनिट 5 से यूनिट 10 तक नहीं चलता, 6 टाइप का पैटर्न होता है, सब यूनिट में सेम पैटर्न होता है। यहां पर अगर आपने ये पैटर्न पकड़ लिया तो मैं मान के चल रहा हूं 50 में से आप ज्यादा नहीं तो 35 क्वेश्चन सही कर सकते हो। ये मैं एक एवरेज बता रहा हूं, मैं तो ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 35 कर सकते हो अगर इनको। यहां पर अच्छी बात यह है मेरे भाई कि यहां पर बार बार चीजों को रिवाइज करोगे तो ज्यादा क्वेश्चन सही होगा, बल्कि ज्यादा कंटेंट पढ़ने से सही नहीं होगा। यूनिट 5 से यूनिट 10 में ज्यादा कंटेंट पढ़ने से क्वेश्चन सही नहीं होगा, बल्कि जो पढ़ा हुआ है, जो कंटेंट में प्रोवाइड करा रहा हूं उसको 10 बार पढ़ दो, उससे ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे। यहां पर ये चीजें चलती है ना। ठीक है। अब इसके बाद मेरे भाई
ये चीजें हो गई। अब मेरे भाई इधर अगर 35 इधर 10 हो रहे, 45 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ना। बाकी के जो 40 क्वेश्चन है उसमें से एक भाषा विज्ञान का जो टॉपिक है, भाषा विज्ञान, एक यूनिट 4 आपका वैचारिक वाला, और एक यूनिट 3 पाश्चात्य और आपके भारतीय काव्य शास्त्र। इन 3 यूनिट से आप लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन सही कर सकते हो। मैं मानता हूं कि अगर इन 3 यूनिट से मिलाकर हमारे अगर 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आ रहे, 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं मेरे भाई यहां से 20 क्वेश्चन, तो इस 20 क्वेश्चन में से आप, मुझे लगता है कि 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सही कर सकते हो यहां से। ये एवरेज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगा, कि यूनिट जो हमारे यहां पर यूनिट 5 जुड़ा हुआ है, सॉरी यूनिट सेकेंड जो जुड़ा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें कुछ चीजें सिमिलर है ना, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं उन चीजों से। तो वो टॉपिक मैं आपको यूनिट उसमें बताऊंगा। तो ये एक पैटर्न है, आप हिंदी साहित्य के इतिहास या हिंदी इतिहास जो हमारा हिंदी साहित्य है यूनिट पेपर सेकंड, उसमें आप लगभग ये मान के चलो 80 क्वेश्चन का टारगेट रखो। अगर 80 क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 75-70 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे, और बाकी आप अगर 2024 के पेपर फर्स्ट के पीवाईक्यूज लगे तो मैं मान से सही कर दोगे लगभग 100 आपके पास चला जाएगा। आप जनरल में नहीं हो तो आप ओबीसी एससी एसटी में आ रहे हो, तो यहाँ पर आपका जी, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इनका हिट ही नहीं निकला, तो भाई इस पैटर्न को अपना करे ना। मैं कह रहा हूँ कि पर फर्स्ट में फिर भाई जिसका जितना ज्यादा होगा, अगर किसी ने 35 सही कर दिया तो जनरल वालों का भी यहां पर हो जाएगा जीआरएफ, है ना। इन चीजों को मैं बता रहा हूं। या हिंदी हमारे हमारे हिंदी वाले पेपर में जो 75 क्वेश्चन पे चला गया उसका हो जाएगा। ये चीजें यहाँ पर हमें देखना, ये चीजें हमें करना है ना। तो ये चीजें आपके क्वेश्चन आ रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। बाकी आप क्लास को एंड तक देखना। आज हमारा जो है यूनिट 7 स्टार्ट हो रहा है। यूनिट 7 में मैंने कल आपको उसके प्रमुख रचनाकार का जो जन्म वर्ष उनको और उनकी जो रचना है उनको क्रम वाइज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ना। ये चीजें मैंने बता दिया है, ठीक है। आ गया समझ में। फिर उसके बाद अब आज जो हमारी यूनिट 7 स्टार्ट हो रही है, देखो यूनिट 8 9 10 तीनों कंप्लीट हो गई, और तीनों इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने पूरा कराया है कि जो मैंने क्लासेस में पढ़ाया है, यानी लास्ट जो 17 क्लासेस में मैंने इन 3 यूनिट को पढ़ाया है, उन क्लासेस को बार बार देख लो, उस कंटेंट को बार बार पढ़ लो। इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पीवाईक्यूज लगा लेना, आपके दिमाग के जो चक्षु है वो खुल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या होना और क्या नहीं होना, है ना। ये चीजें मेरे भाई यहाँ पर आपको एकदम समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर ये वाली बातें कि भाई चंद्रदेव से मेरी बातें, जो यूनिट 7 हमारी स्टार्ट होती है। यूनिट 7 में पहली कहानी, आपको पता है कहानियां जुड़ी हुई है, तो कहानी में एक पैटर्न चलता है। क्या कहानी में पैटर्न चलता है? हर कहानी किसी ना किसी पत्रिका में प्रकाशित है, तो पहले तो उस कहानी का पत्रिका देख लो, किस पत्रिका में प्रकाशित है। फिर वो कहानी कौन सी कहानी संग्रह में संकलित अगर है तो, और उसमें और कितनी कहानियां हैं। अब कहानी का प्रकाशन वर्ष भी, और उस कहानी जिस कहानी संग्रह में संकलित है उसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखना, है ना। ये चीजें आपको याद रखना है मेरे भाई। अगर इतनी चीजें आपने ये चीजें कर ली है तो आपका काम हो जाएगा, यहां पर सब कुछ आप कर लोगे ना। तो चंद्रदेव से मेरी बातें, ये आपको पता है बंग महिला, या जिसको हम राजेंद्र बाला घोष कहते हैं, राजेंद्र बाला घोष का नाम ही बंग महिला था, उनकी ये कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, है ना। अब ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है, किस तरीके से, इन सारी चीजों पर हम बात करते हैं। कौन सी शैलियों में क्या है क्या नहीं है ना, इन चीजों पर हम यहां पर करते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? 2 सेकंड स्टूडेंट रुकना है ना। ठीक है, ये चीजें हमारी होती है।
उसके बाद अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष की है, इसकी जो पृष्ठभूमि है मैंने पहले ही बता दिया। देखो मैंने ये नोट्स भी उसी तरीके से पैटर्न ने किया कि किस तरीके से आपको देखना है। इसमें प्रकाशन हम देखते हैं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है? सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला की कहानी है। बंग महिला को राजेंद्र बाला घोष कहा जाता है, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। मैं पहले बोल चुका हूं कहानियों का पूरा यूनिट 7, अगर कोई कहानी किसी पत्रिका में प्रकाशित है रट लो, लिख लो एक जगह, क्वेश्चन आना ही आना है 100%। अगर वो कहानी किसी कहानी संग्रह में संकलित है और अगर वो कहानी का नाम भी वही है जो हमारे सिलेबस में दिया कहानी संग्रह का भी, तो उसमें जितनी कहानियां संकलित है उन सबके नाम रट लो, मत छोड़ो एक भी, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ये 3-4 चीजें तो ऐसी पकड़ लो कि बिल्कुल हमें अब मतलब जी जान लगा देना उस पे, तो मेरे भाई कभी कुछ नहीं रुकेगा आप लोगों का, है ना नेट ना जेआरएम। फिर आता है पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि ये कहानी किस शैली में लिखी गई है, तो पत्रात्मक शैली में लिखी गई। बहुदेव पांडे से हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। बहुदेव पांडे क्या मानते हैं? इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी। ये बातें आपको बहुत आएगी। देखो हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इसमें बहुत मतभेद है। अभी हम बाकी और कहानियां भी इसके आगे पढ़ेंगे, उसमें भी ये बताया गया है कि ये हिंदी की पहली कहानी है, उसने ये माना उसने ये माना। तो आपको ये याद रखना कि किस व्यक्ति ने इसको हिंदी की पहली कहानी माना है, ये चीजें याद रखना। तो बहुदेव पांडे ने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना। क्या माना? पहली राजनीतिक कहानी हिंदी की बहुदेव पांडे ने चंद्रदेव से मेरी बातें को माना, है ना। ये चीजें दिमाग में बिठा लो। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि किसने माना, क्योंकि अभी आगे और कहानियां बताऊंगा उनको भी कहीं ना कहीं पहली कहानी माना है, तो किस तरीके से माना और किसने माना ये हमें देखना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा इनमें मतभेद होता है। हिंदी में क्लियर कोई चीज नहीं होती है ना, इसलिए आपको याद रखना कि बहुदेव पांडे ने हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसको माना? चंद्रदेव से मेरी बात को, है ना। ये चीजें आपको याद रखना। कहानी के भीतर आए विषय जो है उसमें पक्षपात को बताया गया है। कलकत्ता के, हाँ एक चीज और है, कहानी में अगर किसी शहर का नाम आ रहा है ना, रट लो। शहर के नाम इतने पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज में, उठा के देख लो, बहुत पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज में ना। ये चीजें याद रखना। वाहन, चपलक, एकता का सूत्र, परिवर्तन, जान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान और कानून, इन सब पर बात की गई है यहाँ पर, है ना। अब प्रतिपाद्य हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें बताई गई, उस पर ज्यादा जरूरी है। उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वाइसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया। याद रखना है किसके ऊपर किया गया है? लॉर्ड कर्जन के ऊपर व्यंग्य किया गया है। यह क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, कई बार पूछा गया है कि चंद्रदेव से मेरी बातों में किसके ऊपर व्यंग्य किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के ऊपर व्यंग्य किया गया और वो वाइसरॉय है ना, ये याद रखना यह कहानी। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं इस पे। आप लोगों को कोई चीजें समझ में ना आए, कोई ऐसा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी दोस्तों, है ना। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था एवं परिवेश पर व्यंग्य, है ना। यानी कि एक तरीके से चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में, यानी चंद्रदेव से बातें करते हुए यहाँ पर चीजें लिखी गई। इसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था पर, परिवेश या उसके परिवेश पर व्यंग्य किया गया। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। रंग भेद एवं पक्षपात का चित्रण इसमें किया गया। ये पॉइंट आपको आ सकते हैं ना सही और गलत में, कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है इस कहानी के बारे में, तो ये चीजें आपको याद रखना है। सरकारी मशीन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह किया गया। उच्च शिक्षित वर्ग की काट की पुतलों से तुलना की गई है। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से हुआ है। प्रकृति को छोड़ छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है ना। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर अपने देवराज सुरेंद्र भी कहते हैं कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। यानी कि यहाँ पर भगवान जो है देवराज सुरेंद्र का भी जिक्र किया है, नहीं जो इंद्र के राजा होते हैं उसको देवराज सुरेंद्र कहा गया, उन्होंने भी यहाँ पर, इनका भी कथन यहाँ पर आया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग्य किया गया ना। तो किन किन का जिक्र हुआ इस कहानी में, ये याद रखना मेरे भाई, बहुत आया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय वाला भी पीवाईक्यूज में आ चुका है, ये देवराज सुरेंद्र का भी आ चुका है। ये चीजें सब याद रखना है कि क्या क्या इसमें जिक्र किया गया, इस कहानी में क्या क्या आया है ना, इनको अच्छे से पढ़ना। इसमें पात्र एक तो लेखिका है और एक चंद्रदेव है, यानी लेखिका पत्र लिखती चंद्रदेव को और उसके जवाब चंद्रदेव देते। ये इस तरीके से कहा, एक व्यंग्यात्मक कहानी के रूप में ये चीजें यहाँ पर आई हुई है ना। पहला उद्धरण यहाँ पर आता है मेरे भाई कि भगवान चंद्रदेव
पहली पंक्ति उन्होंने कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति आई हुई है ना, कि भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर है, आपकी मृत्यु कहाँ पर तब पर लोक बनाना कैसा हो। हो देवता भी इतनी जाति के कैसे पक्षपाती होते, देखो ना चंद्रमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया है। भगवान को कह रही कि देखो, चंद्रदेव को पहले कह रही कि तुम तो अमर हो, फिर वो कहती चंद्रदेव से कि देखो देवता भी कितने पक्षपाती है कि तुम्हें अमृत देकर अमर कर दिया है ना। इस तरीके से लेखिका चंद्रदेव से कह रही है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन के आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके अवश्य ही भेज देवेंगे, है ना, कि तुम्हें कहीं कहीं तो वो पद जरूर दे देंगे लॉर्ड कर्जन, है ना। वो एक तरीके से व्यंग्य कर रही है लॉर्ड कर्जन के ऊपर, है ना। ये चीजें याद रखना है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। ये पूरी चीजें चलती है इसमें, ना। तो ये स्त्री की दशा का वर्णन वो कर रही है, स्त्री की दशा का वर्णन वो पर कर रही है अपने पत्र के माध्यम से। चंद्रदेव को पत्र लिख रही है और एक तरीके से लॉर्ड कर्जन के ऊपर व्यंग्य कर रही है। अगला आता है, अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्थायी भुवन भास्कर सूर्य महाराज को, देखो वो कहती है आपके स्वामी जो है भुवन भास्कर सूर्य महाराज की वसुंधरों का साम्राज्य, ना ही अब भारत की वह श्याम श्यामा स्वर्ण प्रभु मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात और अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य विभव भोग रहे हैं। यानी कुल मिला के बोल रहा है कि अब तुम्हारा यहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं है ना, अब उन लोगों का है। किनका? अंग्रेजों का। ये यहाँ पर बता रही है। तो एक तरीके से व्यंग्य के रूप में यहाँ पर बातें की रही है ना। तो यहाँ पर देसी राजाओं की रूढ़हीनता का वर्णन यहाँ पर लेखिका चंद्रदेव से कर रही है ना, अपने पत्र में इनका जिक्र कर रही है। फिर आता है, हरि पदोद्भव त्रिलोक के पावनी सुरसरी के भी खाटे दिन आए, वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। इसके वक्षस्थ पर जहां जहां मोटे वृद्धाकार खंभ गाड़ दिए गए। ये गंगा पर बन रहे पुल और बांधों की मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना यहाँ पर कर रही है। जो गंगा पर पुल बन रहे और जो आधुनिक विकास हो रहा है, उसकी आलोचना लेखिका यहाँ पर इस तरीके से कर रही है ना। तो अगर ये पंक्ति आ जाए और ये पूछ ले कि किस प्रकार का ये व्यंग्य था, तो नीचे आपको आंसर मिले तो इस तरीके से बताना ना। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहते हैं, हमारी अमरावती तो आगे निर्फिकी जान पड़ती है, प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य करती है ना। यानी कुल मिला के कहते हैं कि जब इंद्र भी यहाँ पर आएंगे तो कहेंगे कि अरे हमारी अमरावती तो आपकी कलकत्ता से फीकी पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट वहां हो रहा था उस पर व्यंग्य करती है लेखिका। भ्रमण करने आए तो आपके फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को भी देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लाना। मतलब वो कह रही कि तुम अगर चंद्रदेव से कि अगर तुम धरती पर भ्रमण करने आए हो तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी और अपने चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को जरूर लेके आना है यहाँ पर, है ना। ये अंग्रेजी डॉक्टर और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य कर रही है, याद रखना। अंग्रेजी डॉक्टर और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य कर रही है ना। तो ये चीजें यहाँ पर व्यंग्यात्मक जो चल रही है पत्रात्मक शैली में है। लेखिका जो बंग महिला जिसे हम कहते हैं, या राजेंद्र बाला घोष जिनका नाम है, वो पत्र लिख रही है। और किनको पत्र लिख रही है? वो मेरे भाई चंद्रदेव को पत्र लिखकर लॉर्ड कर्जन का व्यंग्यात्मक चित्रण कर रही है। मुझे लगता है इसमें आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। इतनी ही कहानी है, बस इसका ये वाला पार्ट जरूर याद रख लेना। इसकी पंक्तियां तो बहुत कम आती है, लेकिन इसका ये चीजें आपको जरूर याद रखना है कि भाई जो चीजें ये राजनीतिक कहानी जिसने इसको प्रथम कहानी माना, वो किसने माना ना, ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। भवदेव पांडे ने, ये चीजें आपको याद रखना है। ये बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है ये चीजें ना, इसलिए ये चीजें क्लियर रखना है। चलो अगली कहानी पर चलते, अगली कहानी स्टार्ट करते मेरे भाइयों। अगली कहानी आती है दुलाई वाली बंग महिला। दुलाई वाली बंग महिला, अगली कहानी क्या है हमारी? दुलाई वाली, जिसको क्या कहते हैं? बंग महिला कहते हैं। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी में सरस्वती का हुआ था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी कहानी की पत्रिका नहीं भूलना है। लिख लिख कर याद कर लो, जहां पढ़ रहे हो आगे लगा लो, जो करना है कर लो, जिस तरीके साम दाम दंड भेद जो अपनाना है अपना लो। बस ये चीजें नहीं भूलना। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, पीवाईक्यू उठाओ पता चल जाएगा। मेरी बात मत मानो, पीवाईक्यू की बात मानो। पीवाईक्यू उठाओ पता चल जाएगा, ठीक है। मैं पीवाईक्यू के बेसिस पे ही पूरी क्लासेस आपको पढ़ा रहा हूं। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, नए व्यूवर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, है ना। बहुत तगड़े तरीके से कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ एग्जाम के बाद बहुत धुआंधार तरीके से भौकाल मचा के रिजल्ट आएगा यहाँ से, है ना। ये चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था, याद रखना। कुंभ की छोटी बहू
अब इनकी और बाकी जो कहानियां हैं वो यहां मैं बता रहा हूं, है ना। याद रखना, इनकी और जो कहानियां हैं वो यहां पर बता रहा हूं, है ना। दुलाई वाली भी किसकी है? बंग महिला की है। दुलाई वाली भी किसकी है? बंग महिला की। दुलाई वाली कहानी है। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1907 में हुआ था, याद रखना। उसके पहले वाली भी सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई थी। कुंभ की छोटी बहू 1906 में, भाई बहन 1908 में, दालिया 1909 में, हृदय परीक्षा, इनकी प्रमुख कहानियां है बंग महिला की। किनकी? बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष की प्रमुख कहानियां जो कि सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई। कुंभ की छोटी बहू 1906, भाई बहन 1908, दालिया 1909। और जो यहां पर दे दिया है उनके आने की प्रबल संभावना, इनको भी याद रख लेना। जन्म वर्ष 1882 में हुआ। पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष इनका है। पूरा नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। आरंभ दौर में महिला कथाकारों में प्रमुख थी। उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह का संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। इनकी एक पुस्तक है कुसुम संग्रह का, जो संपादन है ना, मतलब जो पुस्तक है उसका संपादन किसने किया था? उसका संपादन किया था रामचंद्र शुक्ल ने ना। तो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस व्यक्ति की पुस्तक का कुसुम संग्रह का संपादन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी महिला होगी, कितनी प्रभावशाली होगी। प्रतिपाद्य, इसके प्रतिपाद्य यानी इस कहानी में क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है वो देखना है। नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। यानी नवल किशोर जो है वो अपने मित्र से, अच्छा पूरी कहानी क्या है ये सुन लो, अगर आप लोगों ने अभी तक कहानी नहीं पढ़ी है तो। मेरे भाई अब मैं आपको एक एक कहानी नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा मैं आपको जिक्र बता देता हूँ। क्या होता है, दो मित्र है, एक मित्र ससुराल में अपनी वाइफ को लेने जाता है, इतने दूसरे मित्र का मैसेज आता है, मैसेज यानी चिट्ठी आती है, उस समय चिट्ठी चलती है। वो कहता है कि भाई देखो, मैं भी यहाँ पर अपनी पत्नी को लेना आया था, मैं निकल रहा हूँ, तो हम इस वाले स्टेशन पे आपसे मिलेंगे, तो वहां पर तुम आ जाना इतने टाइम पे ना, मेरी ट्रेन इतने टाइम पे आएगी। तो वो आते, तो वो मित्र आता है वहां पर। तो होता क्या है कि जो उसका मित्र होता है वो एक तरीके से छुप जाता है और अपनी जो वाइफ है उसको घूंघट में वहां पर बिठा देता है ना। और उसके बाद फिर उस ट्रेन में जो जो वो, क्योंकि अकेली लड़की बैठी होती तो उसको, उसके साथ बाकी लोग अभद्रता करते हैं, कुछ तंज कसते, ये सारी चीजें चलती है ना। और फिर वो एक स्टेशन पे उतरते, फिर वहां पर वो पता चलता कि अरे ये तो मेरे मित्र ने मेरे से मजाक किया है, तो वो उसके मित्र के द्वारा मजाक एक तरीके से था, पूरी कहानी उसी पे चलती है ना। तो नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। काशी बनारस के लोगों के जीवन का प्रभाव, यहाँ पर काशी और बनारस के लोगों का यहाँ पर बताया गया है। बनारसी शोक और बोली का समावेशन इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण इसमें हुआ है। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का वर्णन किया गया। याद रखना, कहां से कहां की यात्रा का वर्णन था ट्रेन में? काशी से इलाहाबाद तक की यात्रा का जो वर्णन है वो यहाँ पर है। दो मित्रों की हंसी मजाक और व्यवहार का चित्रण किया गया है। दोनों में गहरी मित्रता, दोनों एक जान दो किताब कालिब है ना। दोनों में गहरी मित्रता और दोनों एक जान दो कालिब है। मेरे भाई, मैं आपको ये पूरा एक कथासार बता चुका हूँ, कैसे उससे चीजें चलती है, कैसे ट्रेन में उस महिला के साथ अभद्रता या बाकी महिलाएं उस पर तंज कसती है, कैसे वंशीधर उस महिला को प्रोटेक्ट करने की, मतलब एक तरीके से सुरक्षा देने पे वो चीजें करता है। वो कैसे वहां पर उतरता है, एक बुढ़िया को साथ में उतारता है और कहता है कि मैं स्टेशन मास्टर को लेकर आ रहा हूँ, इतने यहाँ खड़े रहना। इतने में से उसका मित्र आता है और ये सारी चीजें कहानी चलती है ना। ये चीजें याद रखना है। प्रमुख पात्र, मुख्य पात्र क्या है मेरे भाई? इसमें मुख्य पात्र पहले आता है वंशीधर, जानकी का पति। वंशीधर कौन है? जानकी का पति। याद रखना, जानकी किसकी पत्नी है? वंशीधर की। ये पूछा जाता है। नवल किशोर के मित्र वंशीधर के लिए अगाध स्नेह है ना। नवल किशोर के मित्र है ना कौन? वंशीधर। नवल किशोर वंशीधर का घनिष्ठ मित्र है। विनोद प्रिय, खूब हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति है कौन? नवल किशोर। कलकत्ता से, अब याद रखना, नवल किशोर कहां से अपनी बहू को ला रहा था? कलकत्ता से नई बहू को लेकर चले थे और वंशीधर को तार भेजा था कि उन्हें ट्रेन में मिलेंगे, ट्रेन में हम इस स्थान पे मिलेंगे, ऐसा उनको एक पत्र में लिखा था ना। ये चीजें था। तो दिल्ली से, सॉरी, कलकत्ता से अपनी बहू को, तो ये याद रखना, नवल किशोर अपनी बहू को कहां से लेकर आ रहा था? कलकत्ता से लेकर आ रहा था ना। और वंशीधर की पत्नी का नाम क्या है? जानकी है। कट्टर स्वदेशी व्यक्ति है, ये याद रखना। जानकी वंशीधर की पत्नी है। वह नवल किशोर की हंसी मजाक पसंद नहीं करती। यानी जो नवल किशोर वंशीधर के साथ जो मजाक मस्ती करता रहता है, वो उसकी पत्नी जानकी को पसंद नहीं है। हालांकि उनमें नवल के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है, यानी कि इस तरीके से उसके अंदर एक तरीके से दुराग्रह होता है ना कि भाई उसकी हंसी मजाक पसंद नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि व्यक्ति मतलब उनको लगता है कि क्यों आ गया यहाँ पर मेरे पति के साथ, इस तरीके की व्यवहार नहीं है ना। पारंपरिक भारतीय नारी है, ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे संस्कार इसमें विद्यमान है। डॉक्टर का जिक्र आता है, चित्रगुप्त का जिक्र आता है इसमें ना। डॉक्टर चित्रगुप्त का जिक्र आता है, सुधार का जिक्र आता है, न्याय
गौण पात्र। अब देखो इसमें कुछ गौण पात्र की बात आती है। नवल किशोर की बहन का जिक्र इसमें आता है, सीता, जानकी की सॉरी ये थोड़ा सा इधर उधर इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया। जो सीता है वो जानकी की बहन है ना, जानकी की बहन है ना, जानकी की बहन है, जानकी की बहन है। और जानकी की बहन की उम्र कितनी है? 10 वर्ष। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पीवाईक्यू में आया हुआ, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप लोग लिख लेना ना कि जानकी सीता कौन है? जानकी की बहन है और जिसकी उम्र कितनी है? 10 वर्ष है। कितनी है? 10 वर्ष है। ये पूछा गया था कि जानकी की बहन सीता की उम्र कितनी है, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है। कहारिन, जानकी के मायके में नौकरानी है ना, याद रखना। ट्रेन में 2-3 महीने सियानी, कहानी के स्थानों के नाम आते हैं ना, जैसे 2-3 महिला, ट्रेन में 2-3 महिलाओं का जिक्र भी होता है और कहानी में जो स्थानों का नाम आते हैं, एक तो दशाश्वमेध घाट जहां पर वंशीधर जो है नहाकर निकलता है, तो दशाश्वमेध घाट का जिक्र हुआ, काशी का, गोलादीन, बनारस, कलकत्ता का जिक्र हुआ, मुगल सराय का जिक्र हुआ और इलाहाबाद का जिक्र हुआ। याद रखना इलाहाबाद में वो लोग मिलने वाले थे, मुगल सराय, कलकत्ता के गोलादीन, बनारस वाला का, और हमारा दशाश्वमेध घाट का, काशी के का जिक्र। अब इसकी पंक्तियों को हम देख लेते हैं। विशेष क्या है इसमें? एक प्रकार की चादर, चुनरी जैसी घूंघट में प्रयुक्त किया गया है। पात्र पत्रानुकूल और स्थानीयता के रंगों में भरी ये कहानी आज भी जीवित के संवाद ट्रेन में औरतों एकदम कदम खास बढ़ा देते हैं। यानी जो होती है उस औरतों को कोसती है ना, वो यहाँ पर बनारस की बोली में चीजें हुई। प्रमुख उदाहरण यानी इसकी पंक्तियां हम देख लेते हैं। इसके प्रमुख पात्र याद रखना, नवल किशोर, वंशीधर, जानकी, सीता। सीता जानकी की बहन है, उम्र 10 वर्ष से। नवल किशोर की पत्नी का नाम यहाँ पर जिक्र नहीं आता है, बस ये आता है कि नवल किशोर की पत्नी, नई बहू है ना ये। एक जानकी के ससुराल में जो नौकरानी रहती है उसका जिक्र यहाँ पर आया ना। और फिर दशाश्वमेध घाट का, कलकत्ता का, इलाहाबाद का, इन सब शहरों का जिक्र है। ये भी याद रखना है ना। अरे इनकर मनई तो नहीं आई लेना, हो देख हो रोत करते ही है ना, ये पंक्ति आती है। अब ये याद रखना कि पंक्ति किस कहानी में आई थी ना, क्योंकि ये बनारसी बोली है तो बनारसी बोली का ही जिक्र आएगा यहाँ पर। पियाग जी जाही मनई मकर नहाई जाला है ना। अब ये बनारसी बोलियां तो मेरे भाई इसी तरीके से बुलाएंगे ना। फिर आता है नहाक बिलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए, देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। ये नवल किशोर कहते हैं, नवल किशोर की पंक्ति है ना, याद रखना। फिर दोनों मित्र अपने अपने घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने में छुट्टी मिली। ये लेखक कहता है लास्ट में। पहले ऊ मोहरारू बड़ी उजबक रहला, भला क्यों चिल्लइयो रे रेलवे कहीं खड़ी हो, बोला है ना। ये एक तरीके से मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो लैंग्वेज है ये हमारी काशी बनारस वाली जो लैंग्वेज है उसमें ये पूरी कहानी लिखी गई है। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था, उसके खुल्लम खुल्ला कहा बाबूजी कुछ हमरो साझा करोगे। यानी वो कहता है कि भाई ये जो महिला है वो हमारे साथ भी साझा करोगे, इस तरीके से वो लाठी वाला कहता है बूढ़ा। वो बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ रखा था, किसी बहाने से भाग गई, तो ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। यानी कि जो मुंह ढाक कर बैठा था नवल किशोर था ना। दुलाई की विषाद की इतनी थी, विषाद की कितनी। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया नहीं आएगी। ये बात जानकी ने नवल किशोर की जो पत्नी है उसको कही थी कि भाई तुम क्या जानो इन लोगों की हंसी मजाक, अगर इसमें किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन लोगों की हंसी नहीं रुकेगी। ये चीजें यहाँ पर आई हुई है ना, तो ये चीजें आपको याद रखना। इसकी जो पंक्तियां है थोड़ा सा याद करने में आपको टिपिकल रहेगा, लेकिन ये जानकी ने नवल किशोर की बहू को कहा था। ये पंक्ति आई हुई है, पीवाईक्यू में आई हुई है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ये पंक्ति भी याद रखना, ये आने की पूरी संभावना है। उसके बाद इसके कुछ पात्र और इनकी कुछ चीजों का याद रखना, ये कौन सा शहर का जिक्र हुआ, कहाँ का हुआ, कहाँ का नहीं हुआ, इस तरीके के चीजों का जिक्र यहाँ पर याद रखना है ना। इनको एकदम क्लियर रखना है आपको। मैंने आपको कल नोट्स बनाना भी सिखाया था कि कैसे आपको नोट्स बनाना, किस तरीके से नोट्स बनते हैं ना, ये चीजें आपको याद रखना। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं टाइप करवाइए, तो कल से मैं आपको वो चीजें अलग से लिखा दूंगा, तो आप लोग उनको अपने नोट्स में अलग से लिखते जाना है ना। और अगर आपको मेरे शॉर्ट नोट्स आपने पिछली क्लासेस देखी होगी तो आप वो पिछली क्लास में मैंने शॉर्ट नोट्स आपको विजिबल कराए थे कि कैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। अगर वो आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा वो नोट्स, है ना। बने बुने आपको टोटल और 8 यूनिट के नोट्स
मिल जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। एक टोकरी भर मिट्टी किसका है? माधवराव स्प्रे का है। पृष्ठभूमि हम इसकी देखते हैं। यह कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। याद रखना, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1901 में। कौन सी? एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव स्प्रे की, है ना, सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वान द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। यह आदर्शवादी कहानी। याद रखना, देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा। अब वो क्वेश्चन अलग था जिसमें राजनीतिक कहानी माना और किसने माना, वो अलग था। अब यहां पर आता है कि देवी प्रसाद वर्मा ने किस कहानी को प्रथम मौलिक कहानी माना, ये अलग चीज आती है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो प्रकायदा पूरी तरीके से पूछा जाएगा कि देवी प्रसाद वर्मा द्वारा कौन सी कहानी मौलिक कहानी है ना, या प्रथम मौलिक कहानी है ना, तो ये पूछा जाएगा। तो ये आपको बता रहा है, एक टोकरी भर मिट्टी। प्रतिपाद्य यानी इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट है आपको पता है। चलो, एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी थोड़ा सा मैं आपको मौखिक सुना देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक बुढ़िया होती है, एक बुढ़िया यानी बूढ़ी औरत है ना, उसकी उम्र लगभग 60 के समथिंग इसमें बताई गई है। और उसकी 5 साल की एक छोटी सी लड़की होती है, जो उसकी लड़की नहीं होती, उसके बेटे की लड़की होती है, और बेटे बहू की मृत्यु हो जाती है। तो यानी कि उस लड़की का कोई नहीं है, सिर्फ बुढ़िया है। वो एक झोपड़ी में रहती है। झोपड़ी के पास में एक सेठ जी का महल है। महल वो चाहते हैं कि अब महल की सीमा बढ़ाई जाए, तो वो झोपड़ी को हटाते हैं ना। झोपड़ी को हटाने के लिए वो बकायदा वकील से लीगल नोटिस वगैरह दिलाते हैं और वहां से झोपड़ी हटा भी देते हैं। जब झोपड़ी हटा देते हैं तो वो एक जगह रहती है, तो बुढ़िया वापस जाती है। सेठ वहां पर उस झोपड़ी को उड़वाने के लिए सारे सामान वामान लेके खड़ा था। तो उसने कहा कि सेठ जी, बस एक चीज आपसे चाहिए, बस मुझे यहाँ से एक टोकरी भर मिट्टी चाहिए। तो उसने कहा कि भाई, एक टोकरी भर मिट्टी को क्या करेगी तो ऐसा क्या हो जाएगा? उसने बोला कि इस मिट्टी के बने चूल्हे पे ही मेरी बेटी रोटी खाएगी। वो पिछले 3 दिन से रोटी नहीं खा रही है। क्यों? क्योंकि उसको इस मिट्टी के चूल्हे पे ही रोटी खानी है ना। तो वहां पर फिर वो सेठ पिघलता और फिर बाद में उसकी झोपड़ी वापस कर देता। तो ये एक पूरी कहानी है ना। तो जमींदार द्वारा अपने महल में अहाते यानी वो अपने महल को आगे बढ़ाने के लिए, यानी उसकी सीमा बढ़ा रहा था कि अब बड़ा महल और करते हैं ना, के लिए, यानी पार्किंग नहीं है, पार्किंग की सुविधा करते हैं, मुख्यमंत्री जी आएंगे हमारे यहाँ, ऐसा होता है ना, के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोपड़ी की जमीन वापस कराने की छोटी सी आदर्शवादी कहानी है। प्रमुख पात्र क्या है इसमें? एक बुजुर्ग विधवा अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है, वो एकमात्र पोती उसके जीने का सहारा। जमींदार दम्भी व्यक्तित्व है, बाद में टोकरी भर मिट्टी और उच्च मनो का अहंकार वो तिरोहित हो जाता है। गौण पात्र क्या है? बुजुर्ग विधवा की पोती है ना, बुजुर्ग विधवा की पोती की उम्र यहाँ 5 साल बताई गई। याद रखना, महिला की उम्र 60 साल बताई गई है। ये लिख लेना, यहाँ लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना, ये चीजें मैं बता रहा हूँ। जमींदार का वकील शेष, विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा यहाँ बताई गई। शोषण का चित्रण हुआ है। कहानी में मूल संवेदना हृदय परिवर्तन किए, अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश यहाँ पर दिया गया। जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन की बात हुई। लचर कानून व्यवस्था का जिक्र यहाँ पर हुआ। मानवता का संदेश की बात हुई। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी समाप्त हुई। वर्ग भेद यानी गरीब बुजुर्ग महिला और अमीर जमींदार की बात यहाँ पर हुई। कहानी का केंद्रीय तत्व आदर्शवादी है। प्रमुख उद्धरण यहाँ पर हम देखते हैं। प्रमुख उद्धरण क्या है इसमें? किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब ने अपने महल का हाथा उस झोपड़ी पर बढ़ाने की इच्छा हुई। विद्वान से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा लो, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी हुई थी। इसका पति और इकलौती पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चला गया। पर देखो यहाँ पर दिखाया है ना, पोती की उम्र 5 वर्ष है। वो झोपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वहां से निकलना नहीं चाहती थी। बाल की खाल निकालने वाले वकील, ये पंक्ति आई हुई है। ये पंक्ति आई थी कि बाल की खाल निकालने वाले वकील की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। ये निम्नलिखित में से पंक्ति किस कहानी की है? तो ये मेरे भाई याद रखना, एक टोकरी भर मिट्टी की, और PYQ उसमें आया हुआ है, याद रखना है ना। कानून व्यवस्था दुरुपयोग कर बुजुर्ग महिला को वहां से निकाल दिया गया। जब से वो झोपड़ी छूटी है, तब से उसकी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानी। कहा करती उसकी कहा कि अपने घर चला, वहां रोटी खाऊंगी। अब मैं यह सोचा कि फिर मिट्टी लेकर उसी कुछ रोटी पकाऊंगी। उससे भरोसा है कि वो रोटी खाने लग जाए। ये जिक्र यहाँ पर इनका हो रहा है। फिर आता है विधवा झोपड़ी के गई, वहां जाते ही उसे पुराने बातों का स्मरण हुआ। अपनी स्नेह और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी संभाल कर उसने अपनी टोकरी भर मिट्टी भर ली और महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती। तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, इसका जन्म भर क्यों
तो क्या कहकर उठा, ये चीजें आई हुई पंक्ति किसने कही थी? मैं साहूकार से जमींदार से कहा था, जो भी जिक्र यहाँ पर हो रहा है ना सही थी। तो ये ना आई हुई है, जमींदार धन मंद से घर हो अपना करते हुए गए, विधवा के ऊपर उनकी आंखें खुल गई है। तो लास्ट में सबकी आंखें खुल, ये छोटी छोटी कहानियां थी जो मैंने आपको बताई है। कल से अगली कहानियां स्टार्ट पढ़ेंगे। कल से मैं आपको इनमें कुछ और एड ऑन भी कराता जाऊंगा कि ये चीजें यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती कि सब कुछ लिखा दिया है, इसलिए मेरे शॉर्ट नोट्स से भी यहाँ पर चीजें आपको देता रहूंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या टेलीग्राम पे चैनल पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पर शॉर्ट नोट्स अगर आपको जरूरत हो तो मैं सेंड कर सकता हूँ, अगर आप लोग नहीं बना रहे हो तो, है ना। बाकी जो चीजें मैंने पैटर्न स्टार्टिंग में बताया था, इस तरीके से पढ़ाई करना मेरे भाई, लगे रहिए, हो जाएगा, निश्चिंत होगा। इस बार आपका 100% होगा। टॉप 60 वाली क्लासेस देख लो, PIQs वाली क्लासेस देख लो, मेरा वादा हो जाएगा, है ना। ये चीजें ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जब पेपर होगा उस समय आऊंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, मिलते हैं कल अपने टाइम पे।